हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप से आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम 2024 बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस स्कोर करने के लिए अग्रवाल का जो एनसीईआरटी पर आधारित है क्लास 10th विज्ञान के 2023 के सेट्स को कर रहे थे। और आज भी हम 2023 विज्ञान का सेट 6 करेंगे। और मैं आपको बता दूं, अगर 2024 बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस स्कोर करना है, बढ़िया नंबर लाने हैं, आप चाहते हैं कि कोई भी आपका क्वेश्चन ना छूटे, तो जो अग्रवाल का अनशोल्ड है उसके 2023 के सभी सेट्स कंप्लीट कर लीजिए। मैंने गणित के 2023 के जितने भी सेट थे उन सभी को करा दिया है, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और अब हम विज्ञान के 2023 के सेट्स को कर रहे हैं। आज हम सेट 6 जो हमारा है 2023 का, उसको करने वाले हैं। 2023 का सेट 6 ईओ, ठीक है, इसे करेंगे। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, वहाँ पर देखना, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको ना दिखे, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा उनके ध्रुव और अम्ल के बीच रखे। अम्ल नहीं होगा यहाँ पर, ये अनंत होगा, ठीक है। जब कोई वस्तु उत्तल दर्पण द्वारा उनके ध्रुव और अनंत के बीच रखे एक वस्तु के प्रतिबिंब का बनने वाला नामांकित किरण आरेख बनाइए। किरण आरेख बनाना है जब वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच रखी हो, ठीक है। तथा बने हुए प्रतिबिंब के गुण बताइए। प्रतिबिंब जो बनेगा उसके गुण यानी प्रकृति बतानी है। और वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्य दृश्य का मतलब पीछे के दृश्य, दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। कहने का मतलब हम जो वाहन है उसमें पीछे के दृश्यों को देखने के लिए उत्तल दर्पण को ही क्यों लगाते हैं, वो भी बताना है। चलिए, बहुत ही आसान है। पहले किरण आरेख खींचेंगे, उसके बाद बताएंगे आपको दर्पण क्यों लगाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में एक उत्तल दर्पण है, सबसे पहले क्या करते हैं, एक उत्तल दर्पण बना देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, ये खोखले गोले का कटा हुआ भाग है। और उत्तल दर्पण में आपको ये भी पता होगा कि अंदर की वो जो दबाई सतह होती है वहाँ पर कलाई की जाती है, यानी पॉलिश की जाती है, पेंट की जाती है। और इस दर्पण का एक मुख्य अक्ष होता है, तो यहाँ पर एक मुख्य अक्ष बना लीजिए। यहाँ पर आपको पता है दर्पण का ध्रुव P होगा, ठीक है। और यहाँ पर कहीं F होगा और यहाँ पर सेंटर होता है C, ठीक है। तो हमसे बताया गया है इधर अनंत पर कोई वस्तु रखी हो, ध्रुव और फोकस के अनंत के बीच रखी होनी चाहिए। तो ये ध्रुव है और इधर अनंत है, तो यहाँ पर कोई वस्तु आप रख दीजिए। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, इस तरीके से एक वस्तु को रखा, ठीक है, इस तरीके से एक वस्तु को रखा। तो आप देखेंगे कि पहले तो आपको पता है कि मान लीजिए ए बी वस्तु है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप इस मुख्य अक्ष के समांतर किरण को खींचेंगे। देखिए मैं रेड कलर यूज़ करता हूँ यहाँ पर। आप इसके समांतर डालेंगे, मुख्य अक्ष के, देखिए समांतर खींची। तो आपको पता है जब इस मुख्य अक्ष के समांतर खींचते हैं कोई किरण आरेख, तो किरण क्या करती है, फोकस से होकर के चली जाती है। जब समांतर खींचते हैं तो ये फोकस से होकर के चली जाएगी, लेकिन ये इसका परावर्तन यहीं पर हो, सॉरी हाँ, इसका परावर्तन तो यहीं पर हो जाएगा इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर हम इसे देख सकते हैं ऐसे करके, ठीक है, इसका परावर्तन तो यहीं पर हो जाएगा। लेकिन आप अगर देखें तो ये फोकस से होकर के जाएगी। और उसके बाद क्या करेंगे, आप यहाँ से इस यहाँ पर डालेंगे। जब आप ऐसे करके ऐसे, तो इस मार्ग से जाएगी और इसी मार्ग में वापस लौट आएगी, क्योंकि ये केंद्र की ओर आप देखेंगे तो ये कहीं केंद्र पर मिलेगी ऐसे करके, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर कहीं पर हमारा जो है प्रतिबिंब बनेगा कुछ इस तरीके से, ए डैश और बी डैश, यानी प्रतिबिंब हमारा कैसा बना, समझ गए कि नहीं समझ गए। पहले क्या किया मैंने, मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण खींची तो इसका यहाँ से परावर्तन हो गया। लेकिन अगर आप देखते हैं तो ये फोकस से होकर के जाएगी। और मैंने जब इधर से डाला और इसी मार्ग में वापस लौट आया, इसका मतलब ये जो है केंद्र से होकर के गया है, क्योंकि जिस मार्ग से जाता है उसी मार्ग में वापस लौट आना, इसका मतलब केंद्र से होकर के किरण गई है। और यहाँ पर कट मिलेगा, यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा हमारा यहाँ पर बनेगा। ये मेरी वस्तु ए बी थी तो इसे ए डैश बी डैश मान लिया। अब देखिए इसकी प्रतिबिंब के जो गुण क्या होंगे, प्रतिबिंब के गुण, प्रतिबिंब के गुण या कह सकते हो प्रकृति, ठीक है, प्रकृति या गुण बात एक ही होती है। देखिए प्रतिबिंब कैसा बना, कलाई किधर की गई है, इधर की गई, यानी कि ये सामने वाला होगा। तो प्रतिबिंब हमारा बना दर्पण के सामने, दर्पण के सामने बना, दर्पण के सामने बना है, ठीक है। और कैसा बना है, वस्तु से छोटा, देखिए छोटा बना, इस वस्तु से छोटा बना तथा आभासी बना, ठीक है।
ठीक है, आभासी प्रतिबिंब, तो ये हमारा गुण हो जाएगा। अच्छा, अब जानते हैं कि हम हमारे जो वाहन होते हैं जैसे मोटरसाइकिल है उसमें हम उत्तल दर्पण का ही यूज़ क्यों करते हैं पीछे के दृश्यों को देखने के लिए, क्यों करते हैं, इसका कारण ये है, देखिए कारण जान लीजिए। पूरा आपको प्रॉपरली ऐसे लिखना है कि उत्तल दर्पण में, ठीक है, ऐसे लिखना है कि भैया वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्य दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता देते हैं क्योंकि, इसके बाद लिखना है क्योंकि के बाद में जो लिखवा रहा हूँ उसको लिखना है, क्वेश्चन के लिखने के बाद में ये लिखना है, क्या लिखना है कि क्योंकि उत्तल दर्पण से जो पीछे की वस्तुएं होती हैं, पीछे की आने वाली वस्तुएं या वाहन छोटे, ठीक है, छोटे व सीधे दिखाई देते हैं, ठीक है, सीधे दिखाई देते हैं, है कि नहीं। आप देखना अपने मोटरसाइकिल के शीशे में, तब आपको दिखेगा, अगर आप अपना चेहरा देखेंगे तो वो आपको छोटा ही दिखेगा। कैसा दिखेगा, छोटा दिखेगा। और कितनी भी दूर वस्तुएं हो उसे कैच कर लेता है उत्तल दर्पण, कितनी भी दूर वस्तुएं हैं, कहने का मतलब जो है छोटी वस्तुएं दिखाएगा और सीधी दिखाएगा, बिल्कुल सीधी। इसीलिए जो है उत्तल दर्पण का हम अपने वाहनों में लगाते हैं पीछे के दृश्यों को देखने के लिए। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसका अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि चित्र बनाकर समझाइए कि दीर्घ दृष्टि दोष कैसे संशोधित किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर चित्र बनाना है और कह रहा है कि एक दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र की निकट बिंदु 75 सेंटीमीटर है। इस दोष को दूर करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। सामान्य नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है। अच्छा, तो सबसे पहले इसका जो किरण आरेख खींचते हैं कि भैया किस प्रकार से संशोधन कैसे किया जाएगा। चलिए इसको मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, आगे इसका जो न्यूमेरिकल है उसको अगले पेज में करेंगे। दूसरा है यहाँ पर, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या है, एक मानव का नेत्र है ऐसा, ठीक है, कुछ इस तरीके से, और ये इस तरीके से होता है, ठीक है, आप बढ़िया तरीके से बनाना पेंसिल से। और इसके बाद यहाँ पर जो होगा ये मानव का नेत्र होगा, ठीक है, ये नेत्र है, इसे आप कह सकते हैं इस तरीके से, ये क्या है, हमारा नेत्र है। यहाँ पर ये रेटिना होता है, रेटिना। तो इसका संशोधन आप किस लेंस से करेंगे। देखिए दीर्घ दृष्टि दोष है, कौन सा दोष है, दीर्घ दृष्टि दोष है। इसका मतलब इसका संशोधन किस लेंस से किया जाएगा, उत्तल लेंस से किया जाएगा। उत्तल लेंस यानी किसी को अगर दीर्घ दृष्टि दोष है तो उसे अपने उत्तल लेंस का जो है चश्मा पहनना पड़ेगा, उत्तल लेंस का। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई एक व्यक्ति है, इसकी आंख है, उसके सामने क्या करना है, आपको एक उत्तल लेंस का चश्मा लगा देना है, उत्तल लेंस का चश्मा लगा देना। तो उत्तल लेंस कुछ इस तरीके से होता है, किनारे पर पतला होता है और ये बीच में मोटा होता है, ऐसे होता है कि नहीं होता है। तो क्या है, ये वाला उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस है। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, एक चश्मा लगा दिया, ये आँख है, आँख के सामने ये चश्मा है। फिर यहाँ से जब कोई निकट, मान लीजिए ये बिंदु हमारा कोई निकट स्थित बिंदु है, ठीक है, बिंदु मान लीजिए O है, ये जो बिंदु है आँख का निकट बिंदु है, क्या है ये, निकट बिंदु, ठीक है, कौन सा बिंदु है, निकट बिंदु है। तो यहाँ से जब कोई वस्तु आप ऐसे डालेंगे, ठीक है, यहाँ पर ऐसे आप जब देखेंगे तो इसकी जो किरण इस तरीके से जाएंगी, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पर, ये चश्मा लगाया, तो इस चश्मे ने क्या किया, इस चश्मे से ये किरणें अपवर्तन के बाद रेटिना पर मिल गई। कहाँ पर मिल गई, रेटिना पर मिल गई। यहाँ पर अगर चश्मा मान लीजिए ना लगाया होता तो जो है रेटिना के पीछे बन जाती किरणें, ठीक है, रेटिना के पीछे बनता। इस तरीके से हमारा चश्मा लगा हुआ है तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से होता है कि भैया यहाँ पर एक चश्मा लगाया तो चश्मा से अपवर्तन के बाद क्या हुआ, जो किरणें हैं वो रेटिना पर मिल गई। जो प्रतिबिंब बना है वो कहाँ पर बना हुआ है, रेटिना पर बना है, ठीक है, रेटिना पर प्रतिबिंब, ठीक है।
ये रेटिना पर प्रतिबिंब बन गया हमारा लेंस से अपवर्तन के बाद। ये हमारा कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है, उत्तल लेंस। और मैं वैसे ही करा रहा हूँ जैसे बोर्ड में करना है। ये उत्तल लेंस है, ये निकट बिंदु है, इससे अपवर्तन के बाद ये रेटिना पर हमारा प्रतिबिंब बन गया। अब जब रेटिना पर प्रतिबिंब बन जाएगा, इसका मतलब हमें जो वस्तु है वो साफ दिखाई देने लगेगी, ठीक है। कोई वस्तु आपको साफ कब दिखाएगी? जब कोई वस्तु का प्रतिबिंब आपका रेटिना पर बनेगा। समझ गए? ये है। और इसका संशोधन किस लेंस से आप करेंगे? उत्तल लेंस से करेंगे। क्लियर है? आगे इसका चलिए न्यूमेरिकल जो है उसको देखते हैं। न्यूमेरिकल देखिए, इसका जो न्यूमेरिकल है उसमें बताया गया है कि दीर्घ दृष्टि दोष है और जो निकट बिंदु है वो 75 सेंटीमीटर है और हमें फोकस एफ निकालना है। अच्छा, सॉल्यूशन यहाँ से डालते हैं सॉल्यूशन। कौन सा दोष है? दीर्घ दोष है, दीर्घ दृष्टि दोष। दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष या कह सकते हैं हम दूर जो है निकट दृष्टि दोष होता है, एक होता है दूर दृष्टि। दीर्घ का मतलब होता है दूर दृष्टि दोष, दृष्टि दोष, ठीक है। तो कौन सा दोष है? दूर दृष्टि दोष है। देखिए, दूर दृष्टि दोष क्या है तो इसका मतलब आप यू अपने तरफ से आप क्या ले सकते हैं? -25 ले सकते हैं, ठीक है। जब दूर दृष्टि दोष बोले तो अपने आप यू जो है -25 ले लें, ठीक है, दूर दृष्टि दोष में। अगर निकट दृष्टि दोष होगा तो यू आपको -∞ ले लेना है। ये ट्रिक है बिल्कुल, ठीक है, सीख लीजिए कि दूर दृष्टि दोष हो तो यू -25 लो और निकट दृष्टि दोष हो तो यू जो है -∞ लो, -∞ इस तरीके से, ठीक है। हमको क्या बताया गया है? निकट बिंदु जो है, निकट बिंदु यानी वी जो है वो कितना है? 75 सेंटीमीटर है, 75 सेमी है। और जितने भी साइन हैं आपको किस में लेने? माइनस में लेने हैं। देखिए, जब दोष वाला कोई क्वेश्चन आता है, निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष, तब आपको यू बी एफ सब माइनस में लेना होगा, ठीक है, यू बी एफ सब माइनस में लेना होगा। और हमसे बोला गया है फोकस निकालना है, फोकस दूरी निकालनी है, एफ निकालनी है। अच्छा, लेंस है तो लेंस का पहले फार्मूला लगा लो, लेंस सूत्र से। लेंस का यहाँ पर आपको सूत्र लगाना पड़ेगा। लेंस का सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक है। हमको एफ निकालना है तो यहाँ पर हम निकाल सकते हो, वो सिंपल है। देखिए, बी कितना है? -75 है। यू हमारा -25 है, ठीक है। देखिए, यहाँ से सॉल्व कीजिए, -75 और माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा 25 है। देखिए, 25 की गुणा हो जाएगी, ये हो जाएगा -25, 75 × 75। और अब आप आमने सामने करा दीजिए, 75 और 25 की गुणा कराएंगे तो कितना आएगा? 75 × 25, 55 25, 5 × 35, 36 37, 2 × 5 10, 2 × 7 14 और 1 15, 5 7 8 1 18 75 आएगा, ठीक है। देखिए, अब यहाँ आपको क्या करना है? यहाँ पर घटाना है, क्योंकि प्लस माइनस है तो घट जाएगा। अब 5 में से 5 गया 0 बचा, और 7 में से 2 गया 5 बचा। प्लस का ज़्यादा है तो प्लस का ही आएगा। नीचे हमारा कितना है? 1875 है। अब आप इसको काट सकते हैं, 5 से काट के देखेंगे तो 5 × 5, 5 × 15, 16 17 18 बचे 3, तो 35 37 हो जाएंगे। तो 5 × 7 35, 55 25, 5 से और काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 × 7 35 और 55 25। अब एफ़ की आप 2 से गुणा ऐसे प्रॉपरली पहले लिख लो कि 1/f बराबर कितना है? 2/75। इधर गुणा करा देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2f बराबर 75 × 75, यानी f बराबर 75/2। भाग दोगे तो 2 × 3 6, 2 × 7 14, 2 × 5 10, यानी f बराबर हमारे पास 37.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो फोकस दूरी कितनी आ गई? फोकस दूरी आ गई हमारे पास 37.5 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर है। ये फोकस दूरी आएगी हमारे पास 37.5 सेंटीमीटर। चलिए, और कौन सा लेंस लगेगा? उत्तल लेंस लगेगा। यहाँ पर लिख सकते हो आप उत्तल लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस, फोकस दूरी होनी चाहिए उत्तल लेंस की 37.5 सेंटीमीटर। चलिए, अगला देखते हैं क्या है न्यूमेरिकल। अगला कह रहा है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। अच्छा, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है?
तो ये निम्न बातों पर निर्भर करता है, तो आपको आंसर डाल के लिख देना है कि प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। निम्न लिखित, ये पेन बंद हो गया, निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहली कौन सी है? चालक की लंबाई पर, चालक की के तार की लंबाई पर, तार की लंबाई पर, या कह सकते हो चालक की लंबाई पर, ठीक है। और दूसरी बात कौन सी है? दूसरी बात हो सकती है कि चालक के तापमान पर, चालक के तापमान पर। और तीसरी बात कौन सी है? चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। और लास्ट जो चौथी बात है वो चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ठीक है, क्षेत्रफल पर। तो इन बातों पर जो है प्रतिरोध निर्भर करता है, ठीक है। चालक के तार की लंबाई पर, चालक की तार की लंबाई यानी L पर, चालक के तापमान पर कि चालक का तापमान कितना है, और चालक में प्रवाहित विद्युत धारा यानी I पर निर्भर करता है, और चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ठीक है, इस पर निर्भर करता है। प्रतिरोध इन बातों पर निर्भर करता है। इन 4 बातों को आप याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है। अगला कह रहा है कि चौथा न्यूमेरिकल है, कह रहा है कि किलोवाट घंटा को परिभाषित कीजिए। 1 किलोवाट घंटा में कितने 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? चौथा क्वेश्चन देखिए, याद रखिएगा कि 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुणा 10⁶ जूल के बराबर होता है। इतनी चीज़ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 किलोवाट घंटा यानी 1 यूनिट जो है वो बराबर होती है 3.6 गुणा 10⁶ जूल के। कितने जूल के बराबर होता है? इतने जूल के बराबर होता है, ठीक है। आगे देखिए, अब न्यूमेरिकल यहाँ से पूछा गया है, कह रहा है कि एक विद्युत केतली पर 230 वोल्ट, ठीक है, तथा 2.2 किलोवाट अंकित हैं। यह 3 घंटे के लिए कार्य करती है। प्रयुक्त ऊर्जा प्रवाहित विद्युत धारा की गणना करनी है। चलिए ये क्वेश्चन है, तो इसमें हमको दिया है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसमें वोल्ट बोला गया 230 वोल्ट, यानी कि जो विभवांतर होगा वो 230 होगा। 230 वोल्ट यानी विभवांतर है कि नहीं? वोल्ट विभवांतर का मात्रक होता है, तो कहने का मतलब बी जो दिया गया है वो 230 वोल्ट दिया गया है। और कह रहा है कि 2.2 किलोवाट अंकित हैं। किलोवाट, वाट बोला है, वाट यानी कि पावर यानी शक्ति कितनी है? 2.2 किलोवाट। किलो को वाट में आप चेंज करेंगे तो आपको पता है 1 किलो में 1000 ग्राम, तो आपको 1000 से गुणा करनी पड़ेगी, तब जा करके ये वाट में होगा। जब भी किलो बोले तो आप 1000 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो इसको ऐसे ही लिखिए, इतना ही, ठीक है, आगे नहीं बढ़ाइए, गुणा मत कीजिए। हमें क्या निकालनी है? धारा निकालनी है। प्रयुक्त धारा कितनी होगी? धारा यानी आई निकालनी है। सिंपल सी बात है, आप फार्मूला लगा दीजिए, हो जाएगा। देखिए क्या है यहाँ पर फार्मूला, क्या होता है? फार्मूला होता है P = V × I। फार्मूला देख लीजिए, P बराबर VI होता है। P कितना है हमारे पास? 2.2 गुणा 10⁻1000 इतना है ना P, और बराबर V कितना है? 230 है, इंटू I हमें निकालना है। देखिए I बराबर आएगा 2.2 गुणा 1000 बटा नीचे हमारा कितना है? 230 है, और ये कट जाएगा, और लगभग आप जब इसे सॉल्व करोगे तो 10 ही आएगा, ठीक है, 10 एम्पियर, ठीक है। कितना आएगा? 10 एम्पियर आएगा। इसे जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो शायद ये 9.56
एम्पियर के बराबर आए, लेकिन आप इसको इतना भी कह सकते हो या इतना भी, ठीक है। तो 10 एम्पियर या 9.5 एम्पियर के बराबर जो धारा आएगी, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझ गए, या मैं इसको सिंप्लीफाई करा दूं? चलिए मैं सिंप्लीफाई करा देता हूँ, यहाँ से जगह नहीं बची थी तो मैं यहीं पर करा देता हूँ। देखिए 2.2 गुणा 1000 बटा कितना था, 230 था। देखिए इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो इससे आप इसे काट सकते हैं और ये हो जाएगा। देखिए पॉइंट काटेंगे तो यहाँ पर एक नीचे 0 बढ़ जाएगा, फिर उससे के 0 से ये कट जाएगा, तो ऊपर हमारे पास 22 गुणा 10 बटा 23 बचा। देखिए 22 की 10 से गुणा कराओगे तो 220 बटा 23। अब ऊपर वाले को जो भाग दोगे तो 9.56 एम्पियर आ जाएगा। इसे आप 10 भी बोल सकते हो या इतना भी बोल सकते हो, ठीक है। क्लियर है? इस तरीके से जो है हमने फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स थे उन्हें कर लिया है। और अगले वीडियो में हम उपखंड खा के जो IUPAC नाम है और रासायनिक समीकरण को संतुलित, ये तो कर ही लोगे, तो IUPAC नाम बता देंगे अगले वीडियो में हम, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही, और उसमें तो हम IUPAC नाम के साथ साथ ये सेट भी करा देंगे। आपके सेट 7 EP है, उसके फिजिक्स के न्यूमेरिकल भी करा देंगे, और ये जो IUPAC नाम आपके छूट रहे हैं इन्हें भी बताया जाएगा, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। चलिए तब तक के लिए नमस्ते।